ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो भाई, हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था एवरेज इनकम। ठीक है, किसी कंट्री का नेशनल इनकम है 50,000, 60,000 मान लेते हैं। नेशनल इनकम है 60,000, समझ में आ रही बात ना। और वहां पे रहने वाले पॉपुलेशन है 10 लोग वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, अब बताइए उसका पीसीआई क्या होगा, व्हाट वुड बी द पीसीआई ऑफ द कंट्री। टोटल पेमेंट है उसका 60,000 और नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो हो गया 10। तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा, सबने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। 60,000/10 यानी कि 6,000, सिंपल सा था। क्लियर है। अच्छा, किसी कंट्री में 5 आदमी है, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, चलो जितने आदमी है उसको हम मानते हैं। एक का पेमेंट है 1700, दूसरे का है 1800, तीसरे का है 1500, ठीक ना। चौथे का जो होगा वो हो गया 2000, पांचवे का हो गया 1000। बताइए इस कंट्री का एवरेज इनकम बताइए आप लोग मुझे, इस कंट्री का एवरेज इनकम बताइए। सिक्सटीन हंड्रेड आ रहा है अनुभव वर्ग का, 1600। पक्का सबका 1600 ना। ठीक है, कल का क्लास का है साहिल सिंह, कल के क्लास में फॉर्मूला बताया गया था, आज की क्लास में नहीं। पक्का, ठीक है। चलिए ये तो सही था आप लोग का। ऑल राइट, अब देखिए, अब यहाँ पे जो बुक में एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को हम थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ध्यान दीजिए। कंट्री ए में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। और कंट्री ए में सबका मंथली इनकम दिया गया है, मंथली इनकम दिया गया है। चलो मैं मंथली इनकम पे एवरेज इनकम कर लेता हूँ, मंथली कितना होगा। ठीक है, तो कंट्री ए का जरा बताइए तो एवरेज इनकम कितना है, कंट्री ए का एवरेज इनकम कितना है। और कंट्री बी का भी बता सकते हो आप लोग, एक साथ ही ए और बी दोनों का बताओगे। एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी। 10,000 शुभम कह रहा है। ए का ऐसे आंसर कीजिएगा, ए का 10,000 तो बी का 15,000, या जो भी है 10,000 बोथ एक का। सभी को निकालने तो आ गया, नेशनल इनकम कर लेंगे, टोटल इनकम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और बाई टोटल पॉपुलेशन कर लेंगे। हाँ मिस्टी, ए का 10,000, बी का बी का क्या आया, सेम आया। सही बात है, सेम आया। तो चलो अब बताओ कि ये देखकर तुमको क्या लग रहा है, कंट्री ए और बी में कौन ज्यादा डेवलप्ड है। 10,000 दोनों का आ गया, तो ए और बी में कौन कंट्री डेवलप्ड है, ये डाटा देखकर। वाह, ए करना शुरू कर दिया आप लोग। भाई बताइए कैसे, कैसे। हाँ जी यही है फॉर्मूला, कैसे ये डेवलप्ड है। मैंने आपको यही डाटा तो दिया है ना कि पर कैपिटा इनकम। चलो मैं दूसरा कंट्री लेता हूँ, दूसरे कंट्री में जो होगा वो पेमेंट 8,000 है, 8,000 है। ये आपको क्या दिखा दी थी, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया 10,000, क्या यहाँ पे दिख रहा है किसका कितना पेमेंट है। क्या आपको यहाँ पे विजिबल है, अगर मैंने कह दिया किसी कंट्री का, एक कंट्री का एवरेज इनकम 20,000 है, दूसरे कंट्री का भी एवरेज इनकम है 20,000, इस कंट्री का भी इनकम एवरेज इनकम जो होगा 20,000। अब बताओ कौन ज्यादा डेवलप्ड है, ए और बी, बोलिए। मैं दूसरा डाटा ले लिया, अब बताइए कौन डेवलप्ड है, ए की बी।
दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे 10,000 में कौन ज्यादा डेवलप्ड है? दोनों सेम है। बिल्कुल दिख रहा है ना कि दोनों सेम है, बिल्कुल। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनेगा वो दोनों को जो होगा इक्वली रखेगा, इक्वल रैंक देगा, इक्वल रैंक देगा कि ए जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे कौन है, बी है। समझ में आई बात? दोनों को सेम रैंक दिया गया, ए को भी और बी को भी। इज इट क्लियर? ठीक। लेकिन बट अब यहाँ पे एक्चुअली में आओ, एक्चुअली में जो हम तुमको देखते हैं, तो एक्चुअली में देखो जरा, इस ए में सभी का इनकम लगभग इक्वल है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सबका इनकम जो होगा इक्वल है। वेरेज वहीं कंट्री बी में अगर हम लोग जा रहे हैं तो कंट्री बी का इनकम देखिएगा, एक का 48,000 और बाकी सबका 500 यानी कि यहाँ पे जो पुअरर है वो एकदम पुअर मोस्ट है और जो रिचर है वो रिच मोस्ट में है। समझ में आ रही बात? और इस कंट्री ए में देखा जाए तो कंट्री ए में जो होगा सबके पेमेंट लगभग इक्वल है, यानी कि लगभग जो होगा वो सब इक्वली आ रहे हैं, इक्वली डेवलपमेंट उनका हो रहा है। ठीक। लेकिन एवरेज इनकम हमको कभी ये नहीं बताता है कि वहां पे पुअर कितने हैं, वहां पे रिचर कितने हैं। एवरेज इनकम बस बता दिया, एक आदमी भी अच्छा कमाने वाला हो गया ना तो उस फैमिली का इनकम बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 को अच्छा अर्न करना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही अर्न कर लेगा तो सभी का कंडीशन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक। तो हुआ क्या कि एवरेज इनकम जो होगा कंपैरिजन तो करता है बट वो डिस्पैरिटीज, असमानताओं को छुपा लेता है। जैसे इसने यहाँ पे हाइड कर लिया 10,000 वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, या 20,000 वाला, आपको उसने हाइड कर लिया कितने लोग गरीब हैं। एग्री करते हो सभी कि एवरेज इनकम क्या होता है? दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब असमानता, डिफरेंसेस, इसको वो छुपा लेता है। तो कैलकुलेटिंग और डिसाइडिंग दैट अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ, क्योंकि बिगिनिंग में हमने इसी से शुरू किया था, इसको बनाने वाला कौन था? कौन एवरेज इनकम को लेता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री डिसाइड करने के लिए? ज्यादा जोर से चिल्ला रहा हूं मैं। वर्ल्ड बैंक। ठीक ना? तो ये भी हम लोग अभी भी हम लोग इसको यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट द एनफ क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ गिवन कंट्री। क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। तो आप लोग ये स्टेटमेंट जरा नोट डाउन कर लोगे कि व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। ये आप लोग इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। जब भी पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए तो ऐसा ही कोई टेबल बनाकर आपको शो कर देना है। दिमाग में रहेगा ना? टेबल तो फॉर्म कर सकते हो कभी भी। ठीक है? तो बस एक लाइन नोट करना है, नोट कर लीजिए आप। सर जो ग्रीन में लिखा हुआ वही ना? जो ग्रीन मार्क में है वही नोट करना है आपको। डन। नोट हो चुका होगा, ज्यादा कुछ है नहीं। चलो, अब इस चैप्टर में कुछ कुछ जो डाटा आएंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। जो डाटा नहीं भी आता वो भी। डेथ रेट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डेथ रेट? आप चाहो तो ओरली बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप टाइप ही करोगे। नंबर ऑफ पीपल डाइड इन अ ईयर, कितने पर निकाला था डेथ रेट? 10,000 पे, 1,000 पे। ठीक है? तो डेथ रेट क्या होता है? ये है नंबर ऑफ, मैं जो टाइप कर रहा हूँ आपको दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? और अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। सर दिख रहा है, ऊपर है दिख रहा है ना? एवरेज अब इनकम के ऊपर।
तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, वैसे ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो उसके बाद दूसरा आता है, एक और होता है, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। ये क्या होता है? उसका उल्टा सर, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल। नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ध्यान देना यहाँ पे, लाइव बर्थ पर 1000, ठीक है। अब बताओ तुम क्या चाहोगे कंट्री में, डेथ रेट का अधिक होना है कि बर्थ रेट का अधिक होना? दोनों इक्वली। तो दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है, लेकिन डेथ रेट के लिए क्वेश्चन पूछा है। डेथ रेट आप कंट्री का क्या चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, अधिक करना चाहेंगे? सर अधिक। डेथ रेट अधिक करना चाहेंगे, चाहोगे अधिक से अधिक मर जाए? यस ना, सर। नहीं, डेथ रेट हम लोग कम करना चाहते हैं, और लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दोनों का मैनेजमेंट बना रहा है, तो ऐसे हम लोग ट्राई करते हैं कि बर्थ रेट जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाए। इसलिए तुम लोग सुनते होगे फैमिली प्लानिंग जो बातें की जाती है वो इस पर डिस्कस किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि डेथ रेट हर कोई कम करना चाहते हो, ये चाहते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज खत्म हो जाए, अपने आप लोग ऊपर जाते चले जाए, नहीं ना। तो डेथ रेट हमारा मिनिमम होना चाहिए, लेकिन बर्थ रेट को मैक्सिमाइज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है कि एक और रेट जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो आता है जिसको हम बोलते हैं IMR। बताएंगे आप लोग, कहा जाता है इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? सर 1 साल के अंदर 1000 लड़के में से सर कितने लड़के मर जा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। इन्फेंट किसको बोलते हैं? इन्फेंट तो जो नवजात बच्चा होता है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। कितने बच्चे पर 1000 में जो कि लाइव जन्म तो लिए, मतलब जिंदा जन्म तो लिए, जन्म के टाइम पे वो जिंदा थे, ठीक है, क्योंकि डेथ बर्थ भी होते हैं, मरे हुए बच्चे भी जन्म लेते हैं, जन्म क्या लेते हैं, लेकिन हाँ, मरे हुए बच्चे भी बॉर्न तो नहीं कर सकते, उसको साइंस में कहा जाएगा, यहाँ तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1000 बच्चे जन्म लिए हैं जो कि जिंदा थे, उनमें से कितने बच्चे मर गए 1 साल के अंदर, वो कहलाता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पर 1000 में, ठीक। बताओ अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो क्या आप डिसाइड करोगे, इसे डिक्रीज करोगे कि इंक्रीज करोगे? डिक्रीज करेंगे सर। डिक्रीज करोगे, तो ये तो सिंपल चीज है, डिक्रीज करेंगे, ठीक ना, ठीक। अब मेरे पास दो डाटा है, एक जगह पे इन्फेंट मोर्टेलिटी 65 है, एक जगह पे 23 है। ये डाटा देखकर आप क्या सोच सकते हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी एक जगह 65 है, एक जगह 23 है, क्या बता रहा है मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में? सर मतलब कि एक जगह पर सर जहाँ पर ज्यादा है वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी खराब है, और सर जहाँ पर कम है वहाँ पर सर मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, IMR ये डेवलपमेंट को बताना शुरू किया कि नहीं शुरू किया? यस सर। बताना शुरू किया ना। तो क्या एवरेज इनकम ही सिर्फ है डेवलपमेंट बताने के लिए, हमको कुछ और समझना पड़ेगा, कुछ और चीजें हमको रही है, कुछ और चाहिए, जिसमें से एक आ गया डाटा हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, चलो देखा जाए। दूसरा अगला, ये टर्म तुम लोग पक्का सुने होंगे, लिटरेसी रेट। क्या होता है लिटरेसी रेट? 1000 इंसान में कितना आदमी पढ़ा हुआ है? 1000 इंसान में, सब 1000 में इंटर करके चला रहे, डेथ रेट 1000 में है। नो सर, इसमें देखा जाता है कि सर 7 साल सर, से ज्यादा सर इंसान पढ़े हुआ, कितने से लिटरेट पॉपुलेशन के बारे में बताता है, तो जो 7 साल के बाद परसेंटेज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन, यही ना। परसेंटेज क्या होता है बाबू, कितने पे काउंट किया था परसेंटेज? सर पर 100 पे काउंट होता है सर। पर 100 पे, तो साक्षरता दर जो होगा वो 100 पे काउंट की जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक ना। अब साक्षरता दर किस एज ग्रुप के लिए कहा जाता है, काउंट किया जाता है? सर 7 एंड अबव। 7 एंड अबव, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लिटरेसी रेट कभी भी 7 एंड अबव के लिए मेजर किया जाता है, 7 एंड बिलो के लिए नहीं। सर क्या चीज के लिए सर? 7 एंड अबव, 7 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लिटरेसी रेट जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उससे कम वाले के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आई बात?
ठीक है। अब लिटरेट किसको बोलेंगे? Yes, sir. लिटरेट तो पर्सन हु इज मोर देन 7 years ऑफ एज, ठीक है, एंड ही इज एबल टू रीड और राइट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा में अगर वो लिखना और पढ़ना जानता है देन द पर्सन इज लिटरेट, किसी भी भाषा में, ठीक ना? समझ में आ रही बात? ठीक ना? अब भारत में लोग क्या कहता है कि अंगूठा छाप ही इलिटरेट है, मतलब अगर कोई साइन करने आ गया तो लिटरेट हो गया। क्या भाई साइन करने आना लिटरेसी की एग्जांपल में आता है? सिग्नेचर करना लिटरेसी का एग्जांपल है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अंगूठा छाप 10th पास नहीं यार, फिर वही चीज, अगर तुम लिख सकते हो पढ़ सकते हो किसी भाषा में और तुम्हारा उम्र 7 साल से अधिक है तो तुम लिटरेट कहे जाओगे। 7 साल से कम भी आगे लेकिन तुम्हारा तो कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। जब कोई अगर साइन अगर कर लेता है सर तो उसको तब तो लिखना आता होगा, तब तो वो लिटरेट माना नहीं जाएगा नहीं, ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइन अगर करता है तो उसको लिखना पढ़ना आता है, बिल्कुल नहीं है। तुमको अगर हम प्रैक्टिस कराए ना, तुम भी एक डिजाइन बना सकते हो, बना सकते हो ना? मतलब तुम तो यस सर, अपने आप को ये एज्यूम कर सकता है। लो कि इफ यू आर इलिटरेट तब, ठीक है, लेकिन बस तुमको ओके अपना सर। साइन करना ही आ रहा है और कुछ तुमको नहीं आ रहा है, then you are not a literate person। ठीक, तो लिटरेसी रेट, अब जैसे हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 62%। डाटा गलत हो सकता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। और पूरे वहीं पे कंट्री का जो है लिटरेसी रेट है 74, कंट्री का छोड़ा जाए केरला में तो 100% हो चुका है, पुराना डाटा लेते हैं 99%। ठीक, 94 दिया है पुराना डाटा अभी है, का? अच्छा, ठीक है। चलो, ये डाटा आपके पास दिया गया दो जगह का, कुछ भी मान लो, एक 62 है एक 94 है। अब बताओ इसमें से कौन डेवलप्ड है? 62 लाख सर जो 94 94 वाला है सर, वहाँ पे सर जो एडुकेशनल का फैसिलिटी लिटरेसी रेट है वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग है ज़्यादा, और 62 जहाँ पे वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे ये जो था वहाँ लिटरेसी रेट, ये डेवलपमेंट ज्यादा डिफाइन होगा। कर रहा है ना, ये लिटरेसी रेट डिफाइन कर रहा है कि कौन एरिया जो होगा वो ज्यादा डेवलप्ड है। लिटरेसी रेट एक दूसरा आ गया, समझ यस में आई सर। बात? यानी यस कि एक सर, और फैक्टर होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या होता है? होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट। क्लियर है? कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं? अच्छा, अब देखो बिहार में ये डाटा जो बुक में दिया गया 2018 का ले रहे हैं। बिहार में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 35 बच्चे स्कूल जाते हैं, 325 हो गए 35, ठीक ना? केरला में अगर 100 है तो उसमें 74 जाते हैं। केरला हम नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं पे दूसरा एक और स्टेट है उसमें 100 है, उसमें से 53 जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक ना? इसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक ना? नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द स्कूल पर 100%, ठीक है? पर 100 पे कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होंगे वो। अब बताओ यहाँ पे कौन डेवलप्ड है? सर कौन सा 74 वाला। रेशियो बोले हैं सर, क्या नाम है इसका? यहाँ पे मैंने ये बोला सीधे, इसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ पे हम लोग जो होगा ये बता रहे हैं कि 3 स्टेट दिए गए हैं जहाँ पे 100 बच्चों में से एक में 35 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, एक जगह जो होगा वहां पे 74 जा रहे हैं और एक जगह पे यहाँ 53 जा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि इनमें से कौन जो होगा वो ज्यादा डेवलप आप कहेंगे? तो 74 वाला। ठीक है, अच्छा 74 वाला अगर हम ले लिए, ठीक, यस सर। तो क्या हमें किसी और डाटा की नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जैसे किसी पे हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे, क्या क्या सर? हमें किसी और डाटा का भी नेसेसिटी है कि बस हम लोग यहीं से क्लियर कर दें कि हाँ हो गया काम खत्म? नहीं सर, और डाटा चाहिए। और डाटा चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने 3 डाटा जो होगा उसको डिस्कस किया ना, ठीक है? यस सर। कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ एक पीसीआई पे डिपेंड नहीं करता है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने अभी जो फैक्टर सुना वो हम लोग को पढ़ना था, इसलिए मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। ये हमें जानना है इसलिए हमने उसको डिस्कस किया है। तो देखिए जरा आगे देखते हैं। ये देखो ये फिगर जो था जो हम तुमने अभी एवरेज इनकम वाला बनाया है, ठीक है? इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो 4 चेयर है, लेकिन 4 चेयर पे ये 5 जन जो होंगे वो बैठे हुए हैं आराम से। अर्णव भास्कर, एनोटेशन बंद करो अर्णव, ठीक है? और वहीं पे जो होगा यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इस जगह पे दिख रहा होगा एवरेज इनकम और डिस्पैरिटी जो बता रहा है कि यहाँ पे कितने चेयर हैं? 6 चेयर हो गए भाई, 6 चेयर हो गए, यानी कि एवरेज यहाँ पे तो और अधिक फैसिलिटी है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं 4 चेयर पे बस एक ही आदमी सोया हुआ है, इस 2 चेयर पे 4 आदमी बैठे हुए हैं। तो ये डिस्पैरिटी जो होगा उसको वो नहीं डिस्कस करता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 4 टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल 6 है, बट क्या हो रहा है इस जगह पे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
ठीक ना, क्लियर हुई बात। तो देखो जरा, तो अब क्या है, नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हाँ, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग 4 फैक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 4 फैक्टर होते हैं जो डिस्कस कर चुके हैं, हम करने के वाले हैं। पहले 2 फैक्टर तो हम लोग देखें, एक था नेशनल इनकम, दूसरा था पर कैपिटा इनकम, और इसके अलावा 2 और होते हैं जिसके ऊपर हम नेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस कर सकते हैं अभी के क्लास के लिए। वो है एक IMR और दूसरा है लिटरेसी रेट। ठीक ना, क्लियर हुई बात। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम है बेवकूफ साहिल, क्यों PCI नहीं समझ रहे हो? एवरेज इनकम को PCI बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्लास में ध्यान रहता है ना साहिल तुम्हारा? सर नेट चल ही नहीं रहा है, हम क्या करें? उसमें सर इको हो रहा है, कितना आदमी बोल रहा है सर माइक खोल के। एटमॉस्फेयर तो क्लीन हो चुका है, आपको नेटवर्क स्पीड को मिलना चाहिए। डन, सिंपल। ओके, चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ पे एक टेबल 1.3 में डाटा दिया गया। अब ये चीज ना कहना कि मेरे बुक में अलग दिया हुआ है, क्योंकि हाँ सबके बुक में अलग अलग हो सकता है। मेरे पास जो होगा पुराना डाटा अवेलेबल है, 2013-14 का बुक है। नया बुक होता तो हम उसे डाटा लेते हैं। क्लियर ना? तो देखो यहाँ पे टेबल 1.3 देखकर बताओ सबसे डेवलप्ड कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर। 1.3 देखकर बताइए। महाराष्ट्र है। अमृत कुमार कहाँ दिख रहा है? केरला 88,527 है। केरला दिख रहा है? नहीं, महाराष्ट्र दिख रहा है। दिख रहा है ना अमृत? ठीक है, लेकिन ये डाटा एनफ नहीं है जो हम लोग डिस्कस किए, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब इस जगह पे यही डाटा देखा जाए तो महाराष्ट्र में इनफैंट मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो 25 है, और केरला में है 12, बिहार में तो भाई 43। तो बताइए अब इस रेशियो में सबसे डेवलप कौन माना जा रहा है, कौन एरिया डेवलप्ड है? दूसरे बुक में हरियाणा दिया हुआ है, मानते हैं, केरला। लिटरेसी रेट में 82, 94, 62 कौन हो गया हाईएस्ट? केरला। और वहीं पे नेट अटेंडेंस रेशियो वो हो गया फिर केरला। तो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल भले ही वो PCI में बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल डेवलप कौन हो गया? तो केरला हो गया, हुआ ना? सेकंड नंबर पे कौन आ गया? महाराष्ट्र। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन आया? तो जाहिर सी बात है बिहार। ठीक ना? तो अब आप लोग समझ सकते हो इस चीज को, ये डाटा देखकर, कि किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट बताने के लिए PCI जो होगा वो एक डेटा रिकॉर्ड नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके, अब क्या करो, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है ये डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, लिटरेसी रेट का, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो का। नेट अटेंडेंस रेशियो कभी भी 14 to 15 ईयर्स एज ग्रुप के लिए निकाला जाता है। लिटरेसी रेट जो होगा 7 ईयर्स के लिए। देखो यहाँ पे ये मैंने अभी खुद देखा, बुक देखकर हम खुद कंफ्यूज हो गए थे। 1000 पे निकाला जाता है, यहाँ पे बुक में 100 दिया गया है, इसको 1000 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना? बुक देखकर हम भी कंफ्यूज हो गए थे, और मे भी हो सकता है कि सेक्शन ए में मैंने गलत ही बता दिया होगा, क्योंकि बुक पे हम 100 बता चुके हैं। 1000 बताकर फिर मुझे 100 करना पड़ा, ये गलत है ये स्टेटमेंट। ये 1000 होगा शुभम, ठीक ना? यस सर, 1000 दिया अभी वाले बुक में। 1000 लाइव बर्ड। हाँ, 1000 तो 1000 कीजिएगा। मिसप्रिंट होता है, गलत नहीं होता है, मिसप्रिंट होता है। और ऐसा कौन कह दिया कि एनसीईआरटी मिसप्रिंट नहीं होता है? काफी कुछ होता है मिसप्रिंट। ठीक है, आप लोग के पास भी एनसीईआरटी होगा। हमने तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ? 100 की 1000? सब बता रहे हैं कि 1000 है, इसी बुक में 100 दिया हुआ है। ठीक है, 1000 में ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग।
नहीं आएगा क्वेश्चन साहिल, कभी नहीं आएगा। साहिल पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन आया इंडिया का सबसे डेवलप स्टेट कौन है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जब भी देगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक्स बिना डाटा के कुछ भी नहीं है, तो डाटा आपको देगा और उसके बाद डाटा के बाद आप लोग डिसाइड करोगे कौन स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलपिंग है, कौन अंडर डेवलप। ठीक ना साहिब? जैसे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है ना, तो बिना टेबल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई भी फैक्ट नहीं दिया है। तुम्हारे बुक में हरियाणा दिया, मेरे बुक में महाराष्ट्र दिया है, तो किसको हम कह देंगे कि डेवलप्ड है? और अगर आप अपने मन से लिख रहे हो डेवलप, तो ये जरूर मेंशन करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे और ईयर कौन सा। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 कौन डेवलप्ड है? सर इस चैप्टर में सर सर कह रहे हैं कि सर इस चैप्टर में सर बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन है, तो सर सब मतलब इसमें से आता क्या है सर? इसमें यही डेफिनेशंस आते हैं। तो सर ये सबको याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सारे डेफिनेशन आएंगे। 1 और नंबर में क्वेश्चन पूछा लिटरेसी रेट में एज ग्रुप क्या होता है, 7 एंड अबव। नेट अर्निंग्स रेशियो में एज ग्रुप क्या होता है, 14 एंड 15। तो डेफिनेशन भी नहीं पूछता है। डायग्राम वगैरह बनवा रहे हैं सर, उस तरह से क्या आता है सर? जो ये सर जो ये डायग्राम वगैरह आप बोल रहे हैं ना कि आएगा इस तरह से, उसमें क्या आता है सर? कौन सा डायग्राम? सर जो डायग्राम दिए थे। अच्छा, वैसे आपको ना एक चार्ट तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, वैसे कौन सा डायग्राम अगर आप बोल रहे हो, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा डायग्राम मैंने दिया था आपको बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं सर, उसको बताना है देख कर कि उसमें क्या किया हुआ, हाँ, तो मतलब वो क्या अगर मेंशन तुम्हारा किया हुआ। डाटा तुम्हारे पास जैसे पाई चार्ट हो गया या कोई और डाटा हो गया, टेबल दे दिया, ठीक ना, तो टेबल देने की वजह से लेट्स वर्कआउट ये दिया हुआ है ना, तो ये कंडीशंस क्रिएट कर देगा और फिर उसके नीचे क्वेश्चन दे देगा। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि अब इस ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है। 20 मार्क्स कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 20 मार्क्स का, जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है। सॉरी सर, वो सिविक्स का था। क्या सिविक्स का सर फिगर था वो, जो आप दिए थे जिसका होमवर्क भी में। है, मतलब कि 4 नंबर का सब में आता है। 4 नंबर का ज्योग्राफी से आएगा, 4 हिस्ट्री से आएगा, 4 सिविक्स से आएगा, 4 इकोनॉमिक्स से आएगा। तो नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ और में जो आया? दिए थे वो समझ में नहीं आया क्या दिया हुआ। मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिया तो था मैंने। सिविक्स की क्लास में डिस्कस कर लेंगे सर से। हाँ ठीक है। हो गया, डन हो। तो चलो आप लोग ये तुम नोट कर चुके हो, अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये देखो, अब थोड़ा सा वो इमोशनल फीलिंग वाला दे दिया है कि बताओ कैसा कोई फील कर रहा होगा, उस माँ की फीलिंग बताइए कितना पेनफुल होगा उसके लिए, उसके पिता के लिए कितना पेनफुल होगा जिसके बच्चे 1 साल का भी एज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये हम तब की बात करें जब हमारा इंडिपेंडेंस का मोर देन 72 ईयर्स हो चुका है, तब भी हमारी कंट्री की स्थिति ये रही है। ठीक ना। और यहाँ पे देखिए बिहार की बातें, बिहार में जो बच्चे जो होंगे, अगर उनका एडमिशन भी हो जाता है फिर भी वो स्कूल कभी भी अटेंड नहीं करते हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो होगा वो काफी कमजोर है। सारी बात समझ में? सिंपल सा स्टेटमेंट था, इससे बाकी कुछ आने वाला है। अब एक और चीज आता है पब्लिक फैसिलिटीज। देखो सब कुछ तुम लोग जानते हो, पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं आप लोग पब्लिक फैसिलिटीज को? नहीं हो रहा है, कोई नहीं। सर्विसेज विच आर प्रोवाइड टू अस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमको जो भी सर्विसेज देती है ना, उस सभी को पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। मिस्ट्री अग्रवाल क्या करते हैं कि सीधे उसका हिंदी कन्वर्ट करते हैं। ठीक तुम यही काम करना, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट। ठीक ना, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने इनकम से अपने सारे नीड्स और रिक्वायरमेंट जो होगा उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं।
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने सारे नेसेसिटी वाले थिंग्स होंगे उसको खरीद सकते हैं, ठीक ना। अब हमको लाइट चाहिए तो क्या हर घर जो होगा वो अपना एनटीपीसी एस्टेब्लिश कर लेगा क्या? नहीं ना। हमको रोड चाहिए तो हर कोई अपना रोड तो नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हमें जो देता है उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं, और सबको इसकी नीड पड़ती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यस सर। अरे पैसा देना पड़ता है, तुम खुद क्रिएट थोड़ी ना करते हो साहिल लाइट को। अब तुम ट्रांसपोर्टेशन भी कराएगा कि रेलवे पब्लिक फैसिलिटीज है कि नहीं है? तो वहां पे जाइएगा तो क्या कहिएगा? पेमेंट नहीं करेंगे तभी पब्लिक फैसिलिटीज है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ चलो समझ चुके। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है। क्यों नेसेसिटी है? क्योंकि हम हर एक चीज को हर एक फैसिलिटीज को हम लोग अर्न नहीं कर सकते हैं, हर फैसिलिटीज को जो होगा हम लोग बाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें नीड पड़ती है पब्लिक फैसिलिटीज की। इसमें दो तीन एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, पीडीएस। पीडीएस सिंपल वर्ड में कहा जाए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गांव में तुम लोग देखते होगे जिसको हम लोग कहते हैं कोटा। कोटा से चावल ले आओ, गेहूं लाओ, तेल लाओ, ऐसा कुछ होता है ना? सुने कभी? कोटा वही ना सर जहाँ पे सस्ता में देता है। सस्ता में देता है, गुजरात और राजस्थान वाला नहीं। ये देखो साहिल जो होगा कोटा को गुजरात में कर दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग है इसका। वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला कोटा कर दिया है। वो भी कोटा गुजरात सर में नहीं है, राजस्थान राजस्थान में में है। है। सर डीलर लोग गेहूं चावल बांटता है। बिल्कुल, डीलर लोग जो होगा गेहूं चावल बांटता है, और वहां पे दुकान पे लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है उनके दुकान पे? बस कोटा नहीं लिखा होता है। उन्हें लिखा होता है वहां पे, वो लिखते हैं सरकारी सेवा, उचित मूल्य की दुकान। सस्ता सरकारी सेवा। देखो उचित मूल्य की दुकान जो होगा वहां पे नोट डाउन रहता है, ठीक ना। तो जब भी आपको ये दिखे उचित मूल्य की दुकान, ये समझिए कि ये पीडीएस सिस्टम का एक पार्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर सही से वर्क करे, एक्चुअल में वर्क तो करता है गवर्नमेंट, काफी कुछ सब्सिडी हमें प्रोवाइड करती है, बट एज पर करप्शन जो होगा ये जो नीडी होते हैं उनको तो मिल नहीं पाती है, जिसको नेसेसिटी होती है उसको नहीं मिल पाता है। तुम लोग सुनते होगे कार्ड्स के बारे में, एपीएल एंड बीपीएल होता है ना? यस सर, स्कूल में सुने थे बीपीएल कार्ड होता है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा के ऊपर। तो इनको जो होगा, कुछ गरीबों को जो होगा गवर्नमेंट क्या करती है कि सस्ते में अनाज देती है, सब्सिडाइज रेट पे। सस्ते में अनाज क्या देती है कि जितना भी वो लोग खरीदते हैं उसमें से कुछ पेमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, ठीक। तो अगर पीडीएस सिस्टम बेटर रहेगा तो क्या होगा, भूखमरी नहीं आएगी कभी भी, हंगर एंड हार्डशिप से कोई मरने वाला नहीं है। और केरला की बात की जाए तो केरला में बहुत अधिक, ऐसा नहीं है केरला में प्राइवेटाइजेशन नहीं है कि वहाँ पे सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो, बिल्कुल नहीं। केरला में अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होंगे वो भी वेल डेवलप्ड है, और इस कारण से वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छी है। और मेडिकल फैसिलिटी होने का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आईएमआर जो होगा काफी कम है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो दो एग्जाम्पल आप लोग, एक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज और दूसरा जो होगा पीडीएस, ये दोनों आप डाल लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक ना। समझ में आई बात? साहिल के आसपास में दुकान पे लिखा रहता है उचित मूल्य की दुकान, लिखा रहता है क्या साहिल दुकान में? एग्जाम्पल बस नोट कर लो, पीडीएस के एग्जाम कर लो, क्या नोट करना है वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो एक्टिविटी 1.2 जरा बना कर दिखाइए मुझे। नहीं साहिल, मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा, ये पीले वाले बैनर पे उचित मूल्य की दुकान कभी नहीं दिखता है, और शायद तुमसे एज में काफी बड़े होंगे, बहुत घूमे हैं, फिर भी नहीं दिखता है। यहाँ ध्यान दीजिए अब आप लोग, ये क्वेश्चन आंसर जो होगा कर सकते हैं आप लोग खुद से। क्या फील किया जाएगा, ऐसा ही रहेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। टेबल दे दिया गया, गांव में जो पॉपुलेशन होगा उसमें लिटरेसी रेट क्या है, तो 52% मेल लिटरेट है, 19% फीमेल लिटरेट है। 10 से 14 एज ग्रुप वाले में अगर आया जाए तो लिटरेसी रेट मेल में गांव का 68% है और फीमेल में 39% है। कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो 64% मेल जो होंगे स्कूल जाते हैं, 31% फीमेल यानी लड़कियां जाती है स्कूल। ये डाटा दिया गया है।
और उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी एंड सी, ठीक ना। तो ए में जो 3 फिलर्स है उसमें क्या क्या फिल किया जाएगा मुझे बताइए जल्दी। फिफ्टी टू 19 3 है उसमें ना मिस्ट्री, तीनों बताओ। चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट है कि द लिटरेसी रेट ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड, ये दिया गया है सभी एज ग्रुप का, यानी कि पहला वाला पूछ रहा है इज डैश फॉर रूरल एंड डैश फॉर रूरल फीमेल्स, यानी कि पूछता है कि लिटरेसी रेट क्या है रूरल मेल्स के लिए। तो पहले वाले में बढ़ा जाएगा कितना 52 जो तुम लोग सब कह रहे हो, और सेकेंड वाले में बढ़ा जाएगा 19। यहाँ पे होगा मेरा 52 और दूसरी जगह होगा वो 19 होगा, इस जगह पे होगा 19। अब आगे और आगे बढ़े। However, it is not just that these many adults could not attend school, but there are dash who are currently not in school. Currently not in school, इसको बताना है। तो देखो मेल्स में 64 जा रहे हैं, तो कितने नहीं जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं नॉट इन स्कूल पूछ रहा साहिल। सर 29। सिंपल सी बात है 36 नहीं जा रहे हैं। इस डाटा को देखना भाई, अपने बुक के डाटा को नहीं देखना। और यहाँ पे फीमेल्स में कितने नहीं जा रहे हैं, तो 69 मुझे लग रहा है कि नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना 69। ठीक, तो यहाँ पे ये जो थर्ड होगा, थर्ड में आप क्या फिलअप करोगे, थर्ड में दोनों का डाटा फिलअप करोगे कि बट दैट देयर आर 36% मेल्स एंड 69% फीमेल्स हु आर करंटली नॉट इन स्कूल, ये दोनों मिलाकर लिखोगे। समझ में आई बात। आंसर में कहाँ आपका नंबर घटेगा, तो अगर किसी एक को मेंशन करके तुम चल दिए तुम्हारा नंबर गया, दोनों को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि तुम इसका एवरेज भी नहीं निकाल सकते हो। कोई नेसेसिटी नहीं है कि वहां पे बॉयज और गर्ल्स जो होंगे उनकी संख्या इक्वल होगी। समझ में आया। नहीं आया लग रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक, अब आगे देखें बी नंबर। बी नंबर के तो इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है देखो जरा। बी नंबर में नॉट अटेंडिंग, पहले तो ये वर्ड देख लो। तो बी नंबर में कितने बच्चे, कितने रूरल गर्ल्स नहीं जा रहे हैं स्कूल में। फर्स्ट कितने गर्ल्स नहीं जा रहे हैं स्कूल में, 69, तो पहले में 69, ठीक ना। अब कितने रूरल बॉयज नहीं जा रहे हैं, सेकंड वाले में कितना, क्या बढ़ जाएगा 36। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं, तो देयरफॉर लिटरेसी इलिटरेसी अमोंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 10 to 14 इज एज हाई एज। देखो यहाँ पे इलिटरेसी पूछ रहा है, इलिटरेसी तो रूरल फीमेल्स में कितना हाई है, कितना हाई है 61 है इलिटरेसी, 61 ना। और यहाँ पे कितना 36 जो होगा, 68 तो लिटरेट है, तो कितने बच गए इलिटरेट 32। गुड 32 होगा यहाँ पे। हो गया, समझ में आ चुका होगा आप लोग को, बहुत अच्छी बात। और लास्ट में दिस हाई लेवल ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग डैश एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में सबसे अधिक लोग जो होंगे लिटरेट है। एक तो यहीं पे आ रहा है, तो फिर आगे पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। किस एज ग्रुप में है 10 to 14, बहुत अच्छा, तो आंसर कंप्लीट हो गया।
हो गया, क्वेश्चन आया, बना लिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लिया, एक्टिविटी भी खत्म हो गई, टेबल भी खत्म हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब देखा जाए, अगला हमारा टॉपिक है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये बताता है कि बच्चों को या फिर बड़ों को इनको सही लेवल में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नरिश्ड है कि नहीं है, ठीक ना। तो BMI क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली द रेशियो, इट इज ओनली द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन टू हिज और हर हाइट, जो भी लिखना है उसका हाइट। और हाइट किस में हम लोग मेजर करेंगे, तो हाइट मस्ट बी मेजर्ड इन मीटर, मीटर में मेजर करेंगे हाइट को, ठीक ना। तो BMI क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द हाइट ऑफ द पर्सन। हो गया। अब BMI निकालते कैसे, तो उसका फॉर्मूला वही है, वेट लिख लेंगे किसमें, केजी में, बॉडी मास इंडेक्स फुल फॉर्म भैया तुम्हारी, और क्या करेंगे, उसके हाइट के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ वेट और बाय उसका हाइट, और हाइट किस में, मीटर में, और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या ध्यान रखना है कि अगर वो आंसर 18.5 से लेकर 25 तक आता है, 18.5 से लेकर 25 तक आता है, तब तुम हेल्दी हो, नरिश्ड हो। लेकिन अगर इससे बिलो आ रहा है तो तुम अंडर नरिश्ड हो, तुमको खाए पिए नहीं हो ठीक से, बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं। और 25 से एबव हो तब भी गड़बड़ है, तुम ओवर नरिश्ड हो या ओवर वेट हो, ठीक ना। पहली बात है कि आपको अपना हाइट किस में निकालना है, मीटर में। तो सबसे पहले आप निकालिए। अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके दे रहा हूं, देखिए जरा। सपोज कीजिए किसी का वेट है 65 kg और उसका हाइट जो होगा, अभी रुक जाओ अंकित, मैं बता रहा हूं उसके बाद। इसका हाइट जो होगा वो हाइट है 170 सेंटीमीटर। बताइए ये पर्सन क्या है, नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है कि ओवरवेट है। पहले तो BMI कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हम नेमिंग भी कर देना, ABC की, ए के बारे में बताना है, B के बारे में साहिब पहले बोल दिया, और ये है इसका 155 सेंटीमीटर। सर हाइट को सेंटीमीटर में रखना है कि मीटर में? मीटर में रखना है। और C है 80 kg, हाइट है 150 सेंटीमीटर। चलिए, ए का 38.2 आया है मिस्टेक का। चलिए, ए का आ रहा है 22.49, ये आया है सबका कि नहीं? यही है। बी का सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लें, बी का बताइए, बी का बताओ। एक आदिति का रहा है, अदिति मैंने दे दिया, ए का मैंने सही लिखा है 22.49। अदिति कैसे कर रही हो? जो भी वेट है 65 kg उससे डिवाइड करो 1.7 को, और फिर डिवाइड करो 1.7 को 2 बार। ठीक, चलो बी का सही आ रहा है, बी का आंसर आ रहा है 14.70। बी का आ रहा है 14.70।
और सी का आएगा 35.56। ये देख लीजिए आंसर जो आपके सामने है स्क्रीन पे, वही करेक्ट आंसर है। इतना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो, यही आना चाहिए, इसी के लगभग में आना चाहिए अप्रॉक्स में, ठीक। और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फॉर्मूला आपको हमेशा अपने साथ रखना है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर इसका मतलब ए जो है वो हेल्दी है। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ? ए हेल्दी है, बी बी जो है वो मतलब कम खाता पीता है। हाँ, अंडर नरिशमेंट इसको नहीं मिल रहा है। और यहीं पे सी जो होगा वो क्या है? ओवरलोड है। हाँ, ओवरवेट है, ठीक ना। तो जो मोटे लोग होंगे सी वाले में आए, बहुत पतले लोग जो होंगे, और हेल्दी वाले जो होंगे किसमें आएंगे, ठीक। अब ये ध्यान देना है कि ये बीएमआई एप्लीकेबल होता है एडल्ट पर्सन पे, एडल्ट, ठीक ना। एज 18 प्लस जनरली कहा जाता है टीन एज के बाद, यानी कि 19 के बाद 20 से इसको हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ग्रोइंग पर्सन के लिए, जैसे आप लोग के एज के लिए, ये बीएमआई इंडेक्स जो होगा वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। क्या ग्रोइंग पर्सन में जो होगा ना, वो आपका बॉडी जो होंगे वो कोई भी उसको तुम नहीं डिसाइड कर सकते क्या तुम्हारा डेवलपमेंट होगा क्या नहीं होगा। तो हाइट कभी इंक्रीज कर जाएगा, कभी वेट इंक्रीज कर जाएगा, तो उनके लिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एवरी एडल्ट पर्सन हम लोग बीएमआई बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहिए, और चाहिए कि हर एक पर्सन अपना बीएमआई जो होगा मेंटेन रखे। एक बड़ा सा रेंज है 18.5 से लेकर 25 तक, उस रेंज के अगर अंदर हैं आप तो आप हेल्दी पर्सन हो। 25 से एबव जाना भी अनहेल्दी है, 18.5 से भी जाना, कम जाना अनहेल्दी है, ठीक ना। तो बीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन देगा, सपोज योर वन ऑफ योर फ्रेंड whose weight is 40 kg and height is 165 cm, ठीक है। अब बताइए कि whether the person is undernourished or nourished। तो वहां पे उससे मत कहना कि मेरा फ्रेंड जो होगा वो उस कैटेगरी के अंडर नहीं आता है, क्योंकि 18 से बिलो है। हाँ, ये मत कहना। पूछना है। हाँ बोलिए सर, तो इसको कैलकुलेट करके दिखाना होगा कि नहीं, अपने दिमाग में करके कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हो तुम, बिल्कुल कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। जब से तुमसे नहीं पूछेगा बीएमआई बताइए, ठीक ना, तब तक कोई नीड नहीं है। मतलब सर जब बीएमआई पूछेगा तब कैलकुलेट करके दिखा देंगे, हाँ, और नहीं पूछेगा तो नहीं इसी तरह? पूछेगा तो उसको आप डाटा बना लीजिएगा, चाहे पीछे बनाओ आगे बनाओ, बता देना, सीधे एक वर्ड में लिखना है अंडर नरिश्ड है कि नरिश्ड है कि ओवरवेट है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे। अब जो लास्ट आ गया हम लोग का लास्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़े हुए वो हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक डाटा पढ़ेंगे हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको डिटेलिंग करते हैं जरा, थोड़ा बहुत मैंने नोट्स में भी इसको प्रिपेयर किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होगा वो 1990 से तैयार हो रहा है, 1990 से, ठीक ना। और इसको बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो होगा इसको बनाता है, ध्यान दीजिएगा। WDR कौन बनाता है? कौन सा रिपोर्ट सर? WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन बनाता है? सर वर्ल्ड बैंक। और HDR कौन बनाता है? सर UNDP। UNDP, ठीक ना, याद रखना है। HDR जो होगा वो UNDP जो होगा उसका परमिशन करता है, ठीक है। अब HDR जो बनता है ना, उसमें रैंक दिया जाता है, लगभग 180 कंट्रीज है जिसका रैंक दिया जाएगा, और उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। पॉइंट्स जो रेंज करते हैं 0 to 1 के बीच में, पॉइंट रेंज करेगा 0 to 1। जिसका पॉइंट 0 है उसका रैंक बहुत घटिया है, बहुत बुरी तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। और जिसका रैंक लगभग 1 के लगभग में आ रहा है, 1 के अप्रोक्सीमेटली 0.9 है, 0.7 है, तो ये जो होगा वो कहा जाता है कि ये डेवलप्ड है। यहाँ पे भी रेंज रखा जाता है कि 0.4 से लेकर 0.7 तक ये जो होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज का आते हैं। 7 से, चलो उतना डील हमको नहीं करना है, हमें सीधे ये समझना है, ठीक ना। तो अगर हमको HDR निकालना होगा तो कई सारे चीजों पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उसके अंदर एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI निकाला जाता है। दूसरा होता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर समझ ही रहे हो तुम लोग। तीसरा होता है जेंडर एनवायरमेंट मेजरमेंट, और चौथा होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI, ठीक। ये चार, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट वन इज
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक ना? क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होगा वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब बताओ ये क्या है? मेड बाय यूएनडीपी। क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? फिर शायद होगा कि वो कितने देर तक जिंदा रह सकता है, कितने साल एक तक। हेल्दी शायद बच्चा जो होगा जन्म लेता है तो उसको क्या होता है कि बता, एक तुम कैलकुलेट कर सकते हो उसके हेल्थ को लेकर कि हाँ इसका लाइफ कितना रहेगा, कितने सालों तक जिंदा रहेगा। हमारे कंट्री में 60 to 70 के रेंज में आता है कभी भी। ठीक ना? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो होगा वो। दूसरा लिटरेसी रेट, बट इट इज अबव फॉर अबव 15% ऑफ अबव एज ग्रुप। समझ में आ रही बात? 15 साल से, क्योंकि 15 साल से अधिक एज ग्रुप वाले होंगे तो कुछ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। 14 ईयर्स तक तो आपको अर्न करना नहीं है, 15 से अगर आप अधिक यूज कर रहे हो, ठीक, तो वो लेंगे। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल, मतलब कितने लोगों ने एडमिशन करवाया है अपना। एनरोलमेंट का मतलब नामांकन, कितने लोगों ने अपना एनरोलमेंट करा लिया, एडमिशन करा लिया है एजुकेशन लेवल। और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। तो क्योंकि एचडीआई के अंदर ये तीनों के तीनों जो होंगे शामिल होते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एचडीआर बनाने में वो होता है एचडीआई। सारी बात समझ में? एचडीआर तैयार करने का काम है यूएनडीपी का, और यूएनडीपी जो होगा 4 फैक्टर्स लेता है। 4 फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा दैट वन इज एचडीआई। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप अगर चाहो तो ये चारों नोट डाउन कर सकते हो। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पॉइंट नंबर 3, बाकी पॉइंट तो आपको नोट डाउन करना ही है। पॉइंट नंबर 3 आपकी मर्जी है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ना चाहो तो नोट नहीं कर सकते हो। इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये शुरू कीजिए नोट करना, और जब कर ले तो बताएं, फिर हम लोग को ये नीचे वाला भी नोट डाउन करना है। कर चुके हैं सभी नोट? यस सर। थर्ड पॉइंट भी
चलिए लास्ट। देख लीजिए थर्ड वाला, देखिए जल्दी। थर्ड वाला बचा हुआ है सर। थर्ड वाला भी बचा हुआ है, देखिए। आगे बढ़े, थर्ड हो चुका सबका। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आगे। मिस्टी, हेल्दी पर्सन देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, कभी तुम एजम्पशन नहीं कर सकते हो कि हाँ इसका लाइफ क्या रहा होगा, कर सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ उतना ही साल जिएगा ही जिएगा, इसका इतनी नहीं है, एक अप्रोक्स वैल्यू। हाँ हेल्थ के हिसाब से। डन। ओके, तो अब मुझे जरा एक चीज बता दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक आपने पढ़ा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पढ़े हो ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पे भी वही आता है, तो यहाँ पे भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, जिसमें से एक रिसोर्स है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, जिसको याद होगा हम लोग रखे थे अभी किस में, तो रिन्यूएबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि नॉन रिन्यूएबल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, और प्लस रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। ठीक, तो आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे पढ़ाने का कोई नेसेसिटी नहीं है, ये आप लोग खुद से कर लोगे, हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ, बस एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे वहां पे महात्मा गांधी आ गए थे, एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, बट
लेस फॉर एवरीबॉडी इज ग्रेट, ये महात्मा गांधी आकर वहां पे स्टेटमेंट देकर गए थे। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आएगा, इमर्सन का एक स्टेटमेंट है, एक अमेरिकन पोएट है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, यानी कि हमको जो वर्ल्ड है वो देने वाले हमारे पूर्वज नहीं है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से कर्ज लिया है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो इसको बिल्कुल ही नहीं समझना है कि हमारे फोरफादर ने इसको हमारे लिए ही बनाकर दिया है। ये जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल, ये रिसोर्सेज क्या है, तो इन रिसोर्सेज को आपको अपने जो भी डिसेंट्स आने वाले हैं इनके लिए बचाकर रखना है, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है। स्टेटमेंट किसका है उससे वो कोई मतलब नहीं, इमर्सन थे अमेरिकन पोएट, ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप भूल सकते हो, नॉट नेसेसरी। ओके, तो अगला जो सेशन होगा हम लोग का उसमें हम लोग शुरू करेंगे फिर से वंस अगेन हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, और चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। वहां पे लिख में क्या सर, ये नीचे वाला सर दिखा देंगे स्लाइड, एजुकेशन लेवल्स का। कौन सा पेज नंबर बताइएगा आप। सर यही था बस, पर कैपिटा इनकम लिखना था। ठीक ना, तो आज का क्लास इतना ही, जो जाना चाहें क्लास लीव कर सकते हैं। बाय। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, 13, 12, 11। ये अपलोडेड है पीडीएफ अभी, ये पीडीएफ ना आप लोग का अपलोडेड है, पहले मैंने अपलोड कर दिया इसको, आप वहां से भी देख सकते हो। ये पेज नंबर 11, अदिति गुप्ता। सर कहाँ पे अपलोड है सर? कहाँ पे अपलोड है? वहीं पे जहाँ अपलोड होता है, चेक करो अभी है कि नहीं है। ये पेज अदिति, okay then, bye bye everyone.